ये सच नहीं हो सकता, है ना? हैवी आर्मर टाइटन और टायरेंट बेहेमोथ में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। मगर उसे तुरंत कैसे मार दिया गया? ये क्या था? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? क्या हैवी आर्मर टाइटन टायरेंट बेहेमोथ से इतना अनफेरियर था? हर कोई गर्मागर्म बहस में पड़ गया। ग्रेट स्काइफियन के हैवी आर्मर टाइटन को तुरंत मार दिए जाने का नज़ारा बहुत ही चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि 6 परिवारों के मेंबर्स को भी यह उम्मीद नहीं थी कि डिफेंस में माहिर हैवी आर्मर टाइटन इतनी जल्दी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। योशिदा आमी का मूड आखिरकार थोड़ा बेहतर हुआ। उसने ग्रेट स्काइफियन को उसकी इज्जत वापस दिलाने में मदद की थी, मगर साथ ही उसने ग्रेट स्काइफियन की कुछ एबिलिटीज़ को भी एक्सपोज कर दिया था। लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वह हैवी आर्मर टाइटन को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा वक्त लेती तो दूसरे परिवार यह सोचते कि ग्रेट स्काइफियन से डील करना मुश्किल नहीं है। वे ग्रेट स्काइफियन की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए लगातार मिथिकल क्रिएचर्स भेजते रहते। ये और भी ज़्यादा परेशानी भरा होता। अब जब उसने एक ही स्ट्राइक में हैवी आर्मर टाइटन को मार डाला था तो जो कोई भी ग्रेट स्काइफियन की स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहते थे उन्हें ये सोचना पड़ता कि क्या वे अपने मिथिकल क्रिएचर को खोने का जोखिम उठा सकते हैं। भले ही 6 परिवारों में मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स की तादाद बढ़ती जा रही थी, मगर कुछ ही लोग अपने मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स को मौत के मुंह में भेजने के लिए तैयार होते। उस स्ट्राइक में किस तरह की पावर थी? आशु ने ग्रेट स्काइफियन की उस स्ट्राइक के क्रक्स के बारे में सोचा। ये साफ तौर पर सिर्फ स्ट्रेंथ का क्लैश नहीं था। टायरेंट बेहेमोथ की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ भी हैवी आर्मर टाइटन के कवच को एक ही झटके में ब्लास्ट नहीं कर सकती थी, उसे टुकड़ों में फाड़ कर रख देना तो दूर की बात है। ग्रेट स्काइफियन की पावर में क्लियरली एक स्पेशल इफेक्ट था। यही वजह थी कि हैवी आर्मर टाइटन एक भी स्ट्राइक नहीं रोक सका। हालांकि भले ही उसने अपनी आंखों से इस प्रोसेस को देखा था, फिर भी वह एक्यूरेटली यह डिटरमाइन नहीं कर सका कि यह किस तरह की पावर थी, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थीं। ये लाइफ ब्लास्ट जैसी कोई पावर भी हो सकती है। एज लॉन्ग एज वह अपने ओपोनेंट को टच करता, वह ओपोनेंट की एनर्जी को डिटोनेट कर सकता था। यह एक पेनिट्रेटिव पावर भी हो सकती है जो डायरेक्ट हैवी कवच में घुसकर हैवी टाइटन के शरीर को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देती, जिससे वह रेसिस्ट करने में नाकाम हो जाता। ऐसी ही कई पॉसिबिलिटीज़ थी जिनके बारे में वह सोच सकता था, और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ थी जिनके बारे में वह नहीं सोच सकता था। हालांकि ग्रेट स्काइफियन के हमले को अपनी आंखों से देखने के बाद वह डेफिनेटली योशिदा आमी से दोबारा फाइट करने पर उसके शरीर पर मौजूद डेमोनिक फ्लेम्स को खुद को छूने नहीं दे सकता था। हालांकि हैवी आर्मर टाइटन बुरा नहीं है, फिर भी वह टायरेंट बेहेमोथ से बहुत वीक है। टायरेंट बेहेमोथ ग्रेट स्काइफियन को हरा सकता है, लेकिन हैवी आर्मर टाइटन एक भी स्ट्राइक विथस्टैंड नहीं कर सका। डिफरेंस बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि टायरेंट बेहेमोथ आगे बढ़कर ग्रेट स्काइफियन को चैलेंज करेगा और फर्स्ट प्लेस वापस छीन लेगा। उन ओवरसीज़ के लोगों को पता चलने दो कि हम फेडरेशन वाले कितने पावरफुल हैं। इसी तरह बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि टायरेंट बेहेमोथ बैटल के लिए आगे आएगा, लेकिन आशु का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने ग्रेट स्काइफियन की एग्जैक्ट एबिलिटीज़ को फिगर आउट नहीं किया था, और आशु खुद एपिक ह्यूमन बॉडी के साथ बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। तो फिलहाल टायरेंट बेहेमोथ को योशिदा आमी को चैलेंज करने के लिए भेजना खुद उसे मौत के मुंह में भेजने जैसा ही था। मुझे जल्दी से मिथिकल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करना चाहिए। आशु गेम में लगातार प्राइमोडियल एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रहा था, इस उम्मीद में कि वह प्राइमोडियल एनर्जी पिल के लेवल को जल्दी से इंक्रीज कर सके। डिंग, डीमनेस स्टेट वाली मेड्यूसा को मारने के बाद एक प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल ड्रॉप हुआ। आशु ने जानबूझकर मेड्यूसा के डीमनेस बनने का इंतजार किया और फिर उसका काम तमाम किया, जिसकी वजह थी कि वह मेड्यूसा को उसकी ब्यूटीफुल स्टेट में कई बार मार चुका था, लेकिन कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ था सिवाय उस कंपेनियन एग के। जहां तक आशु की बात है, उसने पहले शिकार करते वक्त मेड्यूसा से 2 प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल ड्रॉप होते हुए देखे थे, जिनमें से एक के लिए 41 कॉन्स्टिट्यूशन और 21 कर्स्ट स्टैट की रिक्वायरमेंट थी, जबकि दूसरे के लिए 41 प्राइमोडियल एनर्जी और 21 पॉइजन स्टैट की रिक्वायरमेंट थी। आशु की प्राइमोडियल एनर्जी और पॉइजन स्टैट पहले से ही रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर चुके थे, इसलिए वह हाल ही में मेड्यूसा को इस उम्मीद में फॉर्म कर रहा था कि उसे 41 प्राइमोडियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट वाला स्किल क्रिस्टल मिल जाएगा। 2 दिन पहले भी उसने एक मेड्यूसा क्रिस्टल ऑब्टेन किया था। बदकिस्मती से यह उस टाइप का था जिसमें 41 कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी। इनफ स्टैट न होने की वजह से आशु उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसलिए उसे रिस्पॉन के दौरान गायब होने देना पड़ा। मुझे 41 प्राइमोडियल एनर्जी वाला दे दो। आशु ने उसे उठाते हुए मन ही मन प्रार्थना की और तुरंत ही खुशी से झूम उठा। ये वही स्किल क्रिस्टल था जिसे एब्जॉर्ब करने के लिए प्राइमोडियल एनर्जी और पॉइजन स्टैट की रिक्वायरमेंट थी। मैं फाइनली एक मिथिकल स्किल एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। आशु प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए बेताब था। क्रिस्टल एक ग्रेइश वाइट कलर की प्राइमोडियल एनर्जी स्ट्रीम में ट्रांसफॉर्म हो गया जो ब्लड के रंग के अवतार के शरीर में एंटर हो गया। आशु को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में हजारों नीडल्स चुभ रही हों, जहां से भी वह प्राइमोडियल एनर्जी स्ट्रीम गुजर रही थी।
प्राइमोडियल एनर्जी लगातार आशु के शरीर में सर्कुलेट हो रही थी और जबरन उसकी मेरिडियन को खोल रही थी। 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त के बाद प्राइमोडियल एनर्जी ने एक सर्कुलेशन बनाया और आखिरी में सारी प्राइमोडियल एनर्जी आशु के बालों में चली गई। आपने मेड्यूसा क्रिस्टल एब्जॉर्ब किया है, जिससे मिथिकल प्राइमोडियल एनर्जी स्किल फेटल टेम्पटेशन हासिल हुई है। ये वाकई में आइज ऑफ पेर्टिफिकेशन नहीं है। आशु ने बहुत पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि जिस प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और कर्स्ट स्टैट की रिक्वायरमेंट थी, वह आइज ऑफ पेर्टिफिकेशन थी। ये फेटल टेम्पटेशन कौन सी स्किल है? इसके लिए पॉइजन स्टैट की रिक्वायरमेंट है। कहीं यह मेरे बालों को जहरीले स्नैक्स में तो नहीं बदल देगी? अपने सिर को जहरीले स्नैक्स से भरे होने के बारे में सोचकर ही आशु को बेचैनी होने लगी। ऐसी स्किल थोड़ी अजीब और एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्ट लग रही थी। उसने घबराते हुए फेटल टेम्पटेशन का इंट्रोडक्शन देखा और उसे रियलाइज़ हुआ कि यह वाकई में एक हेयर स्किल थी। वह चौंक गया, लेकिन इंट्रोडक्शन को गौर से पढ़ने के बाद उसने राहत की सांस ली। कहा जाता है कि मेडुसा के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत लंबे बाल थे। नतीजतन वह बहुत घमंडी हो गई और एथेना को नीचा देखने लगी, और इसी के चलते उसे स्नैक जैसे बालों वाली डिमेनेस में बदल दिया गया। फेटल टेम्पटेशन एक ऐसी स्किल थी जो इसके ओनर के बालों को पॉइजन से टेंट करना अलाउ करती थी। हालांकि यह उन्हें जहरीले स्नैक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं करती थी, लेकिन अगर कोई जहरीले बालों को छूता तो वह पॉइजन का शिकार हो जाता। आशु ने फेटल टेम्पटेशन स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश की। अपनी प्राइमोडियल एनर्जी के एक मूव के साथ आशु के बाल तुरंत ही दिखने वाली रफ्तार से बढ़ने लगे और पलक झपकते ही जमीन तक पहुंच गए। हालांकि आशु जानता था कि वे असली बाल नहीं थे, बल्कि प्राइमोडियल एनर्जी से कंडेंस हुए बाल थे। एक ख्याल के साथ आशु को एहसास हुआ कि प्राइमोडियल एनर्जी से बने पॉइजन हेयर को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था, जिस वजह से इसे हथियार की फॉर्म में इस्तेमाल करना भी अनरियलिस्टिक था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ पैसिवली दूसरों के मेरे बालों को छूने का इंतजार कर सकता हूं? यही सोचकर आशु थोड़ा डिप्रेस फील कर रहा था। ऐसी स्किल की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि दोबारा सोचने पर आशु को एक आइडिया आया। उसने प्राइमोडियल एनर्जी पॉइजन हेयर की एक लट खींची और उसे पानी में डाल दी। प्राइमोडियल एनर्जी पॉइजन हेयर तुरंत ही पानी में घुल गया। जल्द ही पानी में मौजूद कई डायमेंशनल क्रिएचर्स पॉइजन से मारे गए। तो इस स्किल का इस्तेमाल पॉइजन के तौर पर भी किया जा सकता है। उस मामले में ये बुरी नहीं है, लेकिन पता नहीं फेटल टेम्पटेशन का पॉइजन कितना इफेक्टिव है। क्या ये किसी मिथिकल क्रिएचर को पॉइजन से मार सकता है? आशु ने लंबे वक्त तक इसे स्टडी किया और मोटे तौर पर फेटल टेम्पटेशन को यूज़ करना सीख लिया। इनफैक्ट इसे पानी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हवा में भी फेटल टेम्पटेशन स्किल जहरीली फ्यूम्स रिलीज कर सकती थी, बिल्कुल परफ्यूम की तरह। कोई भी क्रिएचर जो इसे सूंघता उसे पॉइजन लग जाता। हालांकि पॉइजन उतना खतरनाक नहीं था जितना आशु ने इमेजिन किया था। किसी मिथिकल क्रिएचर को पॉइजन से मारना कुछ मुश्किल था, अनलेस कोई मिथिकल क्रिएचर डायरेक्ट ही बड़ी तादाद में प्राइमोडियल एनर्जी पॉइजन हेयर न निगल ले। लेकिन अगर वह ऐसा कर पाता तो आशु के पास खुद ही उस मिथिकल क्रिएचर को मारने का एक बड़ा मौका होता। उसे इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि अगर इस स्किल का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ किया जाता तो इसका इफेक्ट बहुत पावरफुल होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एपिक स्टेज पर ही थे। सिर्फ पॉइजन हेयर से निकलने वाली जहरीली फ्यूम ही इंसानों को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी थी। हालांकि आशु को लगा कि यह फेटल टेम्पटेशन स्किल थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, इसलिए वह मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं पॉइजन ड्रैगन पाम और फेटल टेम्पटेशन को कंबाइन कर सकता हूं? आशु ने दोनों प्राइमोडियल एनर्जी स्किल्स को बारीकी से स्टडी किया। शरीर के अलग अलग हिस्सों से यूज होने के अलावा वे दूसरे एस्पेक्ट्स में काफ़ी हद तक सिमिलर थीं। वे दोनों ही प्राइमोडियल एनर्जी की फॉर्म में पॉइजन का इस्तेमाल कर रही थीं और वे दोनों ही जीत हासिल करने के लिए पॉइजन का इस्तेमाल करती थीं, जिस वजह से उन्हें कंबाइन करना नामुमकिन नहीं लग रहा था। अगर मैं अपने हाथों पर फेटल टेम्पटेशन की जहरीली पावर का इस्तेमाल कर सकूं तो ये बहुत अच्छा होगा। आशु अभी भी अपने बालों के बजाय अपने हाथ का इस्तेमाल करने का आदी था, इसलिए आशु ने दोनों को कंबाइन करने की उम्मीद में कॉरस्पॉन्डिंग रिसर्च और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। ये प्रोसेस बिल्कुल भी सिंपल नहीं थी। हालांकि यह प्राइमोडियल एनर्जी को पॉइजन में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका था, लेकिन प्राइमोडियल एनर्जी स्किल्स के बीच सर्कुलेशन का तरीका अभी भी बहुत अलग था। लंबे वक्त तक स्टडी करने के बाद आशु को एहसास हुआ कि दोनों प्राइमोडियल एनर्जी स्किल को एक में कंबाइन करना नामुमकिन नहीं था। वह बस इतना ही कर सकता था कि वह इसे एक बार आजमाए और किसी दूसरी प्राइमोडियल एनर्जी स्किल से कुछ प्राइमोडियल एनर्जी सर्कुलेशन टेक्निक जोड़े। फिक्स्ड टाइम पर आशु फिर से यामेर परिवार के रेजिडेंस पर पहुंच गया। इस बार यामेर परिवार अभी भी बहुत गर्मजोश था, लेकिन वे उसके पहली बार आने की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पोलाइट और मेहमान नवाज थे। यामेर परिवार के मौजूदा लीडर ओल्ड मास्टर यामेर खुद आशु का वेलकम करने के लिए बाहर आए।
इसके अलावा उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उन्होंने आशु को उसकी उम्र की वजह से एक जूनियर की तरह नहीं समझा। आशु जानता था कि यह बहुत हद तक योशिदा आमी के साथ हुई उसकी बैटल की वजह से था कि यामिर परिवार ने उस पर खास ध्यान दिया। यामिर परिवार के रेजिडेंस में दाखिल होने के बाद आशु ने यामिर परिवार के इनवाइट किए हुए दूसरे लोगों पर नज़र डाली। वसीम आहूजा परिवार से था, लेकिन आशु अग्रवाल परिवार की तरफ से आए किसी को नहीं जानता था। हालांकि अग्रवाल परिवार के लोगों ने आशु को अजीब एक्सप्रेशंस के साथ देखा। यह एक्सप्रेशंस नफरत जैसे नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके करीब आने का भी उनका कोई इरादा नहीं था। आशु समझ सकता था कि ऐसा क्यों है। उसने आर्यवीर अग्रवाल को मौत के घाट उतारा था और अग्रवाल परिवार के लिए आर्यवीर अग्रवाल परिवार का फाउंडर था। हालांकि बाद में उसने लगभग अग्रवाल परिवार को खत्म कर दिया था, इसलिए आशु की तरफ उनका रवैया बहुत अजीब था। ओल्ड मास्टर यामिर ने और कुछ नहीं कहा। ब्रेकआउट क्रिएचर की सिचुएशन को डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद वह सभी को उस जगह पर लेकर जाने के लिए तैयार हो गए जहां ब्रेकआउट क्रिएचर हाल ही में दिखाई दिया था। आधा महीना पहले ब्रेकआउट क्रिएचर अक्सर सी गेजिंग सिटी के आसपास नजर आता था, जिससे बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि वह सिटी में घुस गया और कत्लेआम शुरू कर दिया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि पिछले आधे महीने में ब्रेकआउट क्रिएचर शायद ही कभी बीच के पास आया हो। ज़्यादातर वक्त वह शैलो वाटर में ही अपीयर हुआ था और इसके नज़र आने की तादाद कम हो गई। यामिर परिवार काफ़ी वक्त से उस ब्रेकआउट क्रिएचर की मूवमेंट पर नज़र रख रहा था। वो लोग ज़्यादा पास जाने की हिम्मत तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इस एरिया की अपनी अच्छी समझ होने की वजह से उन्होंने ये डिटरमाइन कर लिया था कि वो क्रिएचर शायद पास के ही एक आइलैंड पर ठहरा हुआ है। वो आइलैंड सी गेजिंग सिटी से बहुत दूर नहीं था, लेकिन टर्टल टोम के 6 आइलैंड से बिल्कुल अलग था। ये कोई डायमेंशनल जोन नहीं, बल्कि असली का एक आइलैंड था। यामिर परिवार ने आशु और बाकी लोगों को वहां ले जाने के लिए सी टर्टल्स की एक टीम यूज़ की। एक एक करके यामिर परिवार के एपिक एक्सपर्ट्स अपने एपिक ब्लैकरॉक टर्टल को कंट्रोल करते हुए तेजी से समुद्र पार करने लगे। आशु एक ब्लैकरॉक टर्टल की पीठ पर खड़ा होकर दूर तक देख रहा था। उधर वसीम अपने आहूजा परिवार की व्हाइट क्रेन टीम को लीड कर रहा था और वो सब अपने व्हाइट क्रेन्स पर आसमान में उड़ रहे थे। उन्होंने ब्लैकरॉक टर्टल को राइड करना चूज नहीं किया। सिर्फ 1 घंटे से थोड़ी ज़्यादा देर में ही वो आइलैंड उन्हें अपने सामने साफ दिखाई देने लगा। मैंने यामिर परिवार की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो सब आपको बता दी है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप आइलैंड पर जाकर उस ब्रेकआउट क्रिएचर का शिकार कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं चाहता हूं कि आप ये रिस्क मत लें। आखिरकार जिंदगी कीमती है, और भले ही ये आइलैंड कोई डायमेंशनल जोन नहीं है, पहले भी यहाँ अक्सर ब्रेकआउट क्रिएचर्स देखने को मिले हैं, इसलिए मुमकिन है कि यहाँ एक से ज़्यादा ब्रेकआउट क्रिएचर हों। प्लीज़ केयरफुल रहना और अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत यहाँ लौट आना। आपको यहाँ से सही सलामत निकालने की जिम्मेदारी हमारे यामिर परिवार की होगी। इतना कहकर ओल्ड मास्टर यामिर ने आशु की तरफ मुड़कर पूछा, आशु, क्या तुम चाहते हो कि हम उस बच्ची का ध्यान रखें? ज़रूरत नहीं, बच्ची अनजान लोगों से डरती है, आशु ने जवाब दिया। उसने देखा कि बाकी लोग पहले ही आइलैंड की तरफ बढ़ चुके थे। उसने व्हाइट शैडो ऑफ पॉइजन को विंग्स में ट्रांसफॉर्म कर उड़ान भरी और आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। आइलैंड तक पहुंचने से पहले ही आशु ने ट्रुथ लिसनर की मॉनिटरिंग रेंज उसकी पूरी लिमिट तक एक्सपेंड कर दी ताकि वो वहां की सिचुएशन पहले से समझ सके। ये आइलैंड बहुत बड़ा नहीं था, बिल्कुल वैसा जैसा किसी वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ हो। बीच में एक वोल्केनो था जो कभी कभी हल्का स्मोक एमिट करता था। भले ही वो इर्प नहीं हो रहा था, लेकिन साफ था कि ये जगह सुकून वाली नहीं थी। वोल्केनो के चारों तरफ घने फॉरेस्ट फैले हुए थे। जमीन का नक्शा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन फॉरेस्ट इतने घने थे कि अंदर कई तरह के क्रिएचर हो सकते थे और इसी वजह से मुसीबत का भी अंदेशा था। आशु ने ट्रुथ लिसनर की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए पूरे आइलैंड को कवर कर लिया और उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे आइलैंड पर ब्रेकआउट क्रिएचर का कोई भी निशान नहीं मिला। उसे यामिर परिवार के बताए हुए बाकी ब्रेकआउट क्रिएचर्स में से भी कोई नहीं दिखा। कुछ कीड़े मकोड़े और चिड़ियाओं के अलावा पूरे आइलैंड पर एक भी डायमेंशनल क्रिएचर मौजूद नहीं था। जब आशु कोस्ट तक पहुंचा तो उसने रुककर पूरे आइलैंड को एक बार फिर स्कैन किया, मगर आउटकम वही था, उसे कोई भी डायमेंशनल क्रिएचर नजर नहीं आया। क्या यामिर परिवार से कोई गलती हुई है या वो ब्रेकआउट क्रिएचर शायद यहाँ से चला गया? इस ख्याल के साथ आशु ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। जैसे ही आशु उस बात पर सोच में डूबा था, कोई उसके पास आया। उस शख्स का प्रोफेशन फ्रीलांस हंटर था। क्योंकि यामिर परिवार की तरफ से इनविटेशन मिला था, इसलिए वो शायद काफ़ी मशहूर होगा, लेकिन आशु को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। वो शख्स आशु के सामने आया और खुद के बारे में बताते हुए बोला, मेरा नाम तेजस्विन है। मैं सी गेजिंग सिटी में पैदा हुआ और बड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ के लोकल फ्रीलांस हंटर्स में काफ़ी जाना जाता हूँ।
आशु ने तेजस्विन नाम के इस शख्स को गौर से देखा, पर एक शब्द भी नहीं कहा। उस शख्स का ऑरा बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मॉर्टल स्टेज पर हो और उसका वाइटल ऑरा कमजोर हो। लेकिन यामिर परिवार वाले वैसे मॉर्टल स्टेज वाले को इस ऑपरेशन में इनवाइट नहीं करते। तेजस्विन ने आगे कहा, सी गेजिंग सिटी का लोकल होने के नाते मेरी इस इलाके की समझ यामिर परिवार से कम नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो यामिर परिवार के पास नहीं है। मैं ये पक्का कह सकता हूं कि वो लोग इस आइलैंड पर ब्रेकआउट क्रिएचर को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। क्यों? आशु ने दिलचस्पी से पूछा। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें वजह बता दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें उस ब्रेकआउट क्रिएचर तक भी ले जा सकता हूं, तेजस्विन ने कहा। जब तुम्हें सब पता है तो तुम खुद उस ब्रेकआउट क्रिएचर का सामना क्यों नहीं कर लेते? आशु ने पूछा। अगर मेरे पास वो काबिलियत होती तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट क्यों करता? तेजस्विन कुछ पल रुका और फिर बोला, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद ढूंढकर मेरी बात को वेरीफाई कर सकते हो, उसके बाद मेरे साथ काम कर लेना। कैसे कोऑपरेट करना चाहते हो? आशु ने सीधा पूछा। उसे तो पहले से ही पता था कि ब्रेकआउट क्रिएचर इस आइलैंड पर नहीं है। चलो हम साथ मिलकर उस ब्रेकआउट क्रिएचर को मारते हैं। काम खत्म होने के बाद यामिर परिवार की तरफ से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स तुम्हारे होंगे। अगर उस ब्रेकआउट क्रिएचर से कुछ ड्रॉप हुआ तो वो मेरा होगा, और अगर कुछ नहीं ड्रॉप हुआ तो मैं इसे अपनी बदकिस्मती मान लूंगा, तेजस्विन ने कहा। देखने से तो लग रहा है कि हमारे बीच कोऑपरेशन का कोई चांस नहीं है। आशु असल में यहाँ उस कंपेनियन एग के लिए आया था जो शायद ड्रॉप हो सकता था। जीवन की मदद करना तो बस साथ में हो रहा एक काम था, तो ऐसी कंडीशंस पर राजी होना नामुमकिन था। तेजस्विन थोड़ा चौंक गया। क्या तुम यामिर परिवार के फी एंड डस्ट ओर्स और प्रायोरिटी परचेज राइट से भी संतुष्ट नहीं हो? आशु ने कोई जवाब नहीं दिया और लगातार ट्रुथ लिसनर से आइलैंड की स्कैनिंग करता रहा। आशु के अलावा आहूजा परिवार, अग्रवाल परिवार और बाकी फ्रीलांस हंटर्स भी अपने अपने तरीकों से उस ब्रेकआउट क्रिएचर को ढूंढने में लगे थे। लेकिन सबका हाल वही था जो आशु का था, मतलब वो सभी खाली हाथ थे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने शक करना शुरू कर दिया कि शायद वो ब्रेकआउट क्रिएचर इस आइलैंड पर है ही नहीं। आशु ने कुछ पल सोचा और करिश्मा को गोद में लिए वॉल्केनिक क्रेटर की तरफ बढ़ गया। अगर वो ब्रेकआउट क्रिएचर सच में इस आइलैंड पर था तो वो सिर्फ वोल्केनो के अंदर ही हो सकता था। आशु, सच में तुमने इस बारे में सोचा भी नहीं? कंपेनियन एग ड्रॉप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तेजस्विन ने उसे मनाने की कोशिश की। जब कंपेनियन एग ड्रॉप होने के चांसेस इतने कम हैं तो फिर तुम अपनी किस्मत क्यों आजमा रहे हो? आशु ने कैजुअली पूछा। मेरे पास उस ब्रेकआउट क्रिएचर को मारने की एबिलिटी नहीं है तो बस किस्मत ही आजमा सकता हूं, तेजस्विन ने कहा। तो फिर और कोई तरीका नहीं है? मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। दोनों बातचीत करते करते वॉल्केनिक क्रेटर के पास पहुंच गए। वहां पहले से ही कई लोग जमा थे। वसीम और अग्रवाल परिवार के लोग भी यहां मौजूद थे। देखने में तो लग रहा था कि उनका जजमेंट भी आशु जैसा ही है। सबको लग रहा था कि वो ब्रेकआउट क्रिएचर वोल्केनो के अंदर छिपा हुआ है। कहीं तुम भी उनकी तरह ये तो नहीं सोच रहे कि ब्रेकआउट क्रिएचर वोल्केनो के अंदर है? तेजस्विन ने धीरे से आशु से कहा, बुरा मत मानना, लेकिन अब जबकि सबको लगता है कि ब्रेकआउट क्रिएचर वोल्केनो में है, यही सबसे अच्छा मौका है हमारे लिए उसे मारने का। अगर हमने ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया तो मुझे डर है कि फिर कुछ और अनहोनी हो जाएगी। मैं तुम्हारी कंडीशंस नहीं मान सकता। आशु वोल्केनो से कुछ दूरी पर रुक गया। आहूजा परिवार और अग्रवाल परिवार के लोग अपने फायर एलिमेंटल कंपेनियन बीस्ट्स का इस्तेमाल करके वोल्केनो के अंदर तलाश कर रहे थे। आशु ने ट्रुथ लिसनर से वोल्केनो को स्कैन किया, लेकिन अंदर ब्रेकआउट क्रिएचर का कोई भी निशान नहीं मिला। बल्कि उसने देखा कि अंदर पूरा पिघला हुआ मैग्मा भरा हुआ है। ये एक एक्टिव वोल्केनो था जो बेहद अनस्टेबल लग रहा था। उस ब्रेकआउट क्रिएचर में तो स्पेशल एट्रीब्यूट होना चाहिए, फायर एट्रीब्यूट नहीं। क्या वो सच में मैग्मा में आराम कर रहा होगा? आशु ने मन ही मन सोचा। ट्रुथ लिसनर के लिए मैग्मा के अंदर की सिचुएशन सुन पाना आसान नहीं था। जब तक कोई कंपेनियन बीस्ट नीचे ना भेजा जाए तब तक सही नतीजे निकालना बहुत मुश्किल था। जब वसीम और उसकी टीम ने आशु को देखा तो वो थोड़े नर्वस हो गए। आशु की पहचान बहुत गूंजदार थी और उन्हें उसकी पावर का अच्छे से पता था। इतने सारे लोगों में ब्रेकआउट क्रिएचर को पाने का सबसे हाई चांस आशु का ही था। आशु को स्टेबल खड़ा देख तेजस्विन ने दांत भींचते हुए कहा, ऐसा करते हैं, ब्रेकआउट क्रिएचर से जो भी आइटम ड्रॉप होगा वो तुम्हारा होगा। यामिर परिवार के फी एंड डस्ट पर प्रायोरिटी परचेज राइट्स भी तुम्हारे होंगे। इनाम में मिलने वाले फी एंड डस्ट का मैं सिर्फ 30% लूंगा। कैसा रहेगा? इस हालत में मैं इस बारे में सोच सकता हूं, आशु ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। टाइम बर्बाद करने का मौका नहीं है। जब तक वो लोग वोल्केनो में सर्च कर रहे हैं, चलो हम ब्रेकआउट क्रिएचर का शिकार कर लेते हैं, तेजस्विन ने कहा। ठीक है, तो जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे।
फी एंड डस्ट के 30% के अलावा बाकी सब मेरा होगा। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? आशु ने तेजस्विन से पूछा। कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे पास उस डायमेंशनल क्रिएचर को मारने की एबिलिटी ही नहीं है। इसे ऐसे समझ लो जैसे मैंने बस इन्फॉर्मेशन बेच दी हो, तेजस्विन ने लाचार एक्सप्रेशंस के साथ हाथ फैलाते हुए कहा। आशु ने सिर हिलाया और तेजस्विन के साथ वोल्केनो से निकल गया। तेजस्विन आशु को वोल्केनो से दूर ले गया। दोनों फॉरेस्ट से गुजरते हुए आइलैंड के दूसरे छोर पर बने तट पर पहुंच गए। तेजस्विन कुछ देर तक किनारे के साथ साथ चलता रहा, फिर एक जगह रुककर नीचे की तरफ इशारा करते हुए बोला, नीचे एक लाइमस्टोन केव है। हमें सी वाटर के रास्ते अंदर जाना होगा। तुम्हारी स्विमिंग स्किल कैसी है? और इस बच्ची का क्या करेंगे? मैं तो अंदरूनी इलाके से हूँ, मेरी स्विमिंग उतनी अच्छी नहीं है। क्या वो ब्रेकआउट क्रिएचर पानी में रहता है? आशु ने पूछा। पूरी तरह नहीं, लेकिन उस कास्ट केव के अंदर लंबे हिस्से तक पानी के नीचे से गुजरना होगा। अगर तुम्हारी स्विमिंग अच्छी है तो पार करना मुश्किल नहीं होगा। अगर तैरना नहीं आता तो बस सांस रोककर पैदल पार करना होगा, तेजस्विन ने कहा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चलो। आशु ने करिश्मा को उठाए और समुद्र की तरफ बढ़ गया। तेजस्विन पहले पानी में उतरा, जबकि आशु ने ब्लैक टॉर्टोइस 7 मेंशंस प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल को सर्कुलेट करी। पानी में उतरते ही सी वाटर उसके शरीर से 1 फुट दूर ही रुक गया, मानो कोई फोर्स उसे रोक रही हो। आशु ने करिश्मा को पकड़े हुए धीरे धीरे समुद्र की गहराई में उतरना शुरू किया। सच में नीचे एक ब्लैक केव नजर आ रही थी। तेजस्विन पहले ही तैरकर उसके अंदर जा चुका था। आशु केव के बॉटम पर चलता हुआ तेजस्विन के पीछे पीछे बढ़ रहा था। तेजस्विन की स्विमिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आशु बहुत धीरे चल रहा था। मजबूरी में उसने अपनी स्पीड कंट्रोल की और आशु को लीड करते हुए उसे कास्ट केव के अंदर ले गया। पानी के नीचे की ये दुनिया बेहद जादुई थी, खासकर कास्ट केव के अंदर। यहाँ तरह तरह के क्रिएचर्स और मछलियाँ तैर रही थीं। ब्लैक टॉर्टोइस की प्रोटेक्टिव प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल में पानी को रिपेल करने की एक खास एबिलिटी थी। करिश्मा क्यूरियसली मछलियों के झुंड को देख रही थी। जब उसने मछलियों को पास आते देखा तो उसने अपना हाथ ब्लैक टॉर्टोइस के बैरियर से बाहर निकाल दिया, और हैरानी की बात यह थी कि बैरियर ने उसे रोका भी नहीं। हालांकि 28 लूनर मैंशन का यह बैरियर बहुत हाई लेवल का नहीं था, लेकिन यह मामूली प्राइमोर्डियल एनर्जी बैरियर से कुछ अलग था। सबसे बड़ा फर्क यह था कि इसे फ्रीली कंट्रोल किया जा सकता था। आमतौर पर प्राइमोर्डियल एनर्जी बैरियर्स फोर्सफुली बनाए जाते हैं, लेकिन 28 लूनर मैंशंस प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल से बनने वाला बैरियर अलग था। इसे मनचाहे वक्त पर प्रोड्यूस किया जा सकता था। इसके अलावा ये सिर्फ एक सिंपल बैरियर नहीं था, बल्कि एक लिक्विड की तरह था जो पूरे शरीर को कवर कर लेता था। अलग अलग लूनर मैंशन के बैरियर्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते थे। जैसे ब्लैक टॉर्टोइस का वाटर एट्रीब्यूट था, वर्मिलियन बर्ड का फायर एट्रीब्यूट, अजूर ड्रैगन का वुड एट्रीब्यूट और व्हाइट टाइगर का मेटल एट्रीब्यूट। इस वक्त आशु के पास अभी भी एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल की कमी थी। जब तक वो सारी 28 लूनर मैंशन स्किल्स इकट्ठा नहीं कर लेता, उसे ये नहीं पता था कि आगे चलकर इसमें कोई खास एबिलिटी आएगी या नहीं। अंडरवाटर कास्ट केव टेढ़ी मेढ़ी और अजीब थी। सीधा रास्ता ना होने की वजह से उन्हें अक्सर नैरो गैप से होकर गुजरना पड़ रहा था। इसके अलावा आशु की रफ्तार तेज नहीं थी। करीब आधे घंटे बाद दोनों पानी के नीचे की उस कास्ट केव से निकलकर पानी के सरफेस से ऊपर आ गए। पानी के बाहर भी अभी वे एक कास्ट केव में थे, लेकिन ये पहले वाली से थोड़ी अलग थी। यहाँ की कास्ट केव बिल्कुल क्रिस्टल माइन जैसी थी, जिसमें हरे कलर के क्रिस्टल भरे हुए थे। आशु ने जल्दी ही ये डिस्कवर किया कि क्रिस्टल से घिरी हुई केव के अंदर आधे आदमी के जितनी हाइट का एक एग रखा हुआ था। कहीं ये उस ब्रेकआउट क्रिएचर का एग तो नहीं? आशु ने हैरानी से एग को देखते हुए कहा। मुझे तो लगता है कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तुम्हारी किस्मत सच में कमाल की है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस ब्रेकआउट क्रिएचर का एग होगा। ये एक मिथिकल एग है। हालांकि ये कोई कंपेनियन एग नहीं है और ना ही इसे कंपेनियन बीस्ट की तरह इंक्यूबेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा डायमेंशनल क्रिएचर बचपन से पाला जाए तो आसानी से टेम किया जा सकता है, तेजस्विन ने जलन भरे लहजे में कहा। आशु ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे ब्रेकआउट क्रिएचर नज़र नहीं आया। क्रिस्टल केव में सिर्फ एक एग था। कितने अफसोस की बात है, अगर पहले पता होता तो मैं अकेला ही आकर ये एग अपने लिए ले जाता। इस मिथिकल एग की वैल्यू तो फी एंड डस्ट से कई गुना ज़्यादा है, तेजस्विन ने अफसोस भरे लहजे में कहा। आशु बिना कुछ कहे एग की तरफ बढ़ा। क्योंकि अंदर मौजूद डायमेंशनल क्रिएचर अभी पैदा नहीं हुआ था, इसलिए इसमें कोई खतरा नहीं था। वो उस क्रिस्टलाइन एग के पास गया और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। ये एग रॉक्स से भी ज़्यादा हैवी था। भले ही इसका साइज बड़ा नहीं था, लेकिन इसका वजन सच में चौंकाने वाला था। अगर आशु इतना स्ट्रोंग ना होता तो शायद वो इसे एक हाथ से उठा ही नहीं पाता। जैसे ही आशु ने उस एग को टच किया, उसे अचानक अपने पास स्पेशल रिपल्स नजर आए। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशल टेलीपोर्टेशन के दौरान आती थी।
अगले ही पल आशु ने देखा कि एक डायमेंशनल क्रिएचर जो एक हद तक किलिन जैसा दिख रहा था उन स्पेशल रिपल से बाहर छलांग लगाकर आया। उसका ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट शरीर रेस्प्लेंडेंट लाइट से शाइन हो रहा था। वो एक जोरदार दहाड़ मारते हुए आशु की तरफ झपटा। उसके पंजों में ऐसी ताकत थी कि वो एम्प्टर स्पेस को भी क्रैक कर सकता था। आशु तक पहुंचने से पहले ही उसके सामने के वॉइड में दरारें पड़ चुकी थीं। आशु का दिल जोर से धड़क उठा। उसने फटाफट उस एक को कैश स्पेस के अंदर डाल दिया और साथ ही तेजी से उस ब्रेकआउट क्रिएचर के अटैक को डॉज कर गया। लगभग उसी वक्त पर आशु ने टायरेंट बेहेमोथ को बुला लिया, जिसने आगे बढ़कर लगातार चार्ज करते आ रहे ब्रेकआउट क्रिएचर को ब्लॉक कर लिया। टायरेंट बेहेमोथ और ब्रेकआउट क्रिएचर की स्ट्रेंथ आपस में टकराई, जिससे एक टेरिफाइंग शॉकवेव पैदा हुई जिसने पूरी क्रिस्टल केव को तोड़कर रख दिया। तुरंत ही ऊपर से भारी तादाद में सी वाटर अंदर गिरने लगा। एक्चुअली में ये केव पानी के नीचे ही थी। आइलैंड पर मौजूद लोगों ने अचानक एक थंडरक्लैप जैसी आवाज़ सुनी। फिर उन्होंने आइलैंड से थोड़ी ही दूरी पर सी वाटर के बीच एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होते देखा। पानी का एक ह्यूज पिलर दर्जनों मीटर ऊपर उठा और सबको तुरंत समझ आ गया कि कुछ बड़ा हुआ है। जैसे ही वो ये नज़ारा देख रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई पानी से बाहर इमर्ज हो रहा है। सबसे पहले आशु नजर आया, जो करिश्मा को गोद में लिए हुए था। उसके पीछे टायरेंट बेहेमोथ और ब्रेकआउट क्रिएचर थे। ब्रेकआउट क्रिएचर खून के प्यासे दरिंदे की तरह आशु की तरफ बढ़ा। टायरेंट बेहेमोथ ने तुरंत मुक्का घुमाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पंच के ब्रेकआउट क्रिएचर तक पहुंचने से पहले ही वो अचानक गायब हो गया और अगले ही पल आशु के सिर के ऊपर अपीयर हो गया। उसके नुकीले पंजे लगभग आशु के सिर को छूने ही वाले थे। उसी पल आशु एकदम से गायब हो गया और ब्रेकआउट क्रिएचर का अटैक मिस हो गया। टायरेंट बेहेमोथ उस ब्रेकआउट क्रिएचर के पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन अफसोस कि उसकी पकड़ में आने से पहले ही ब्रेकआउट क्रिएचर फिर से टेलीपोर्ट होकर सीधे आशु तक पहुंच गया, जो अभी अभी अपनी टेलीपोर्टेशन से अपीयर हुआ था। अगर आशु की बेहतरीन मूवमेंट टेक्निक्स और तेज रिफ्लेक्सेस ना होते तो जैसे ही वो दोबारा नजर आया, उसी पल वो दो टुकड़ों में बन जाता। आशु ड्रैगन स्केल कवच पहने हुए था और उसने एक हाथ से गोल्डन बैटल गोड हेल्बर्ट के बीच वाला हिस्सा पकड़कर उस टेरिफाइंग पंजे को ब्लॉक कर दिया। गोल्डन बैटल गोड हेल्बर्ट उस पंजे के अटैक से कई टुकड़ों में बंट गया। हालांकि आशु ने इस मौके का फायदा उठाकर अटैक डॉज कर लिया, लेकिन गोल्डन बैटल गोड हेल्बर्ट अब पूरी तरह शैटर हो चुका था। दोबारा गोल्डन बैटल गोड हेल्बर्ट का ड्रॉप होना इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन अब वो यूं ही खत्म हो गया। इससे आशु का दिल सच में दुख गया। पहले तो उसने ये सोचकर इसे उतनी इज्जत नहीं दी थी कि गोल्डन बैटल गोड हेल्बर्ट तो बार बार ड्रॉप हो जाता है, लेकिन अब समझ आया कि ये भी काफ़ी नहीं है। ब्रेकआउट क्रिएचर की खौफनाक ऑफेंसिव स्ट्रेंथ ने आशु को सच में अलर्ट कर दिया। अगर उसका अंदाज़ा सही था तो ये बंदा शायद स्पेशल स्लाइसिंग स्किल्स में माहिर था। आम मिथिकल वेपन्स के लिए ऐसी स्पेशल स्लाइसिंग को झेलना बहुत मुश्किल होता है, वरना ये गोल्डन बैटल गोड हेल्बर्ट इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होता। फ्यूचर में मुझे कोई ऐसा वेपन हासिल करना ही पड़ेगा जो इंडिस्ट्रक्टिबल हो, वरना ऐसी ही कुछ स्किल्स के सामने मैं अपने वेपन को टूटने से बचा ही नहीं पाऊंगा, आशु ने मन में सोचा। आशु ने कुछ और अटैक्स डॉज किए और अब ब्रेकआउट क्रिएचर से हेड ऑन टकराने की हिम्मत नहीं की। आशु, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो साइड हो जाओ। वसीम पहले ही व्हाइट क्रेन टीम को लेकर वहां पहुंच चुका था। मैं भी यही सोच रहा था, इसे तुम्हारे हवाले करता हूं। आशु का शरीर एकदम से फ्लैश हुआ और वो व्हाइट क्रेन टीम के पीछे की तरफ तेजी से निकल गया। वसीम की कमांड पर आहूजा परिवार के कई मेंबर अपने व्हाइट क्रेन्स पर सवार होकर एक साथ स्पिरिट टैलिस्मन्स आसमान में फेंकने लगे। उन टैलिस्मन्स की तादाद इतनी थी कि उन्होंने कुछ ही सेकंड में आसमान के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह एनवलप कर लिया और ब्रेकआउट क्रिएचर बीच में ट्रैप हो गया। सभी स्पिरिट टैलिस्मन्स से रहस्यमयी लाइट रेज निकलने लगीं। ये रेज आपस में मिलकर एक स्पिरिट एनर्जी नेट में ट्रांसफॉर्म हो गईं, जिसने ब्रेकआउट क्रिएचर को जकड़ लिया। ब्रेकआउट क्रिएचर ने स्पिरिट एनर्जी नेट को ब्रेक करने के लिए पूरी ताकत से चार्ज किया, लेकिन वो इसे फाड़ नहीं पाया। उल्टा टैलिस्मन्स उसके शरीर से चिपक गए और नेट ने उसके शरीर को कसकर बांध लिया। जब ब्रेकआउट क्रिएचर ने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की तो वो स्पिरिट एनर्जी नेट से बाहर नहीं निकल पाया। अब वो सिर्फ नेट के अंदर ही टेलीपोर्ट कर सकता था और अल्टीमेटली जब वो दोबारा अपीयर हुआ तो पूरी तरह उसी में फंसा हुआ था। वसीम की लीड में व्हाइट क्रेन टीम के मेंबर्स ने अपनी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट्स को सर्कुलेट करना शुरू किया, जिससे स्पिरिट टैलिस्मन पर मौजूद स्पिरिचुअल लाइट और भी स्ट्रोंग होती चली गई। ब्रेकआउट क्रिएचर मानो बेहद दर्द में था। वो जोर से दहाड़ा और एक बार फिर स्पिरिट एनर्जी नेट को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो स्पिरिट एनर्जी नेट किसी असली नेट जैसा नहीं दिख रहा था, बल्कि ब्रेकआउट क्रिएचर के शरीर पर किसी टैटू की तरह मौजूद था। चाहे ब्रेकआउट क्रिएचर कितनी भी कोशिश करता, वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। आहूजा परिवार वाकई कमाल का है। उनकी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट अलग अलग लोगों की प्राइमोडियल एनर्जी स्किल्स को एक में कंबाइन कर सकती है। ये वाकई मैजिकल है। आशु को लगा जैसे उसकी समझदारी की हदें बढ़ गई हों।
उसने पहले कभी ऐसी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट या प्राइमोडियल एनर्जी स्किल नहीं देखी थी। वसीम कोल्ड लहजे में बोला, बकवास मत करो, तुम भला कैसे आहूजा परिवार की विरासत की हर बात जान सकते हो। आशु ने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप आहूजा परिवार के लोगों को ब्रेकआउट क्रिएचर से फाइट करते हुए देखता रहा। अग्रवाल परिवार और बाकी फ्रीलांस हंटर्स भी वहां आ पहुंचे, लेकिन अब जबकि आहूजा परिवार के लोग ब्रेकआउट क्रिएचर से फाइट कर रहे थे तो उनके लिए बीच में इंटरफेयर करना ठीक नहीं था। ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ एक ब्रेकआउट क्रिएचर और फिएन डस्ट के लिए आहूजा परिवार को नाराज करना बिल्कुल भी वाजिब नहीं था। हालांकि हर किसी का सोचने का तरीका एक जैसा नहीं था। अगर आहूजा परिवार इस ब्रेकआउट क्रिएचर से नहीं निपट पाता और दोनों तरफ से भारी नुकसान हो जाता तो ऐसे लोग मौके का फायदा उठाकर फायदे लपक सकते थे। जब सब लोग मुकाबला देख रहे थे तभी कोई वोल्केनिक क्रेटर पर आ पहुंचा। उसने झुककर अंदर झांका और फिर बड़ी सावधानी से नीचे उतरने लगा। थोड़ी ही देर में वो शख्स वोल्केनो के अंदर मौजूद मैग्मा पूल तक पहुंच गया, और वो कोई और नहीं बल्कि तेजस्विन था, जिसने पहले आशु को ब्रेकआउट क्रिएचर ढूंढने के लिए लीड किया था। ये बेवकूफ, जाने दो, अपनी जान जोखिम में डालें। जब तक वो लोग ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट को रोके रखेंगे तब तक ही मैं नीचे मौजूद चीज हासिल कर पाऊंगा, तेजस्विन ने मैग्मा को देखते हुए कहा और एक कंपेनियन बीस्ट को बुलाया। वो था ब्लैक आयरन गोल्ड थ्रेड टर्टल। ब्लैक आयरन गोल्ड थ्रेड टर्टल एक फुल बॉडी कवच में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसने तेजस्विन को पूरी तरह कवर कर लिया। उसका 1 इंच भी हिस्सा बाहर से दिख नहीं रहा था। फिर वो मैग्मा पूल की तरफ बढ़ा, मानो उसमें डाइव करने का इरादा रखता हो। हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक फिएन डस्ट के 30% के अलावा बाकी सब मेरा है। कहीं तुम चुपके से मेरी पीठ पीछे कोई ट्रीजर हथियाने तो नहीं जा रहे। तेजस्विन ने जैसे ही मैग्मा पूल में कदम रखा, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुन उसका शरीर सिहर गया और उसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। वाकई थोड़ी दूरी पर खड़ा आशु उसकी तरफ देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेजस्विन ने अपना पैर पीछे खींचा और आशु की तरफ सीरियस होकर देखते हुए कहा। हम पार्टनर्स हैं तो जाहिर है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा, आशु ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में वो जानबूझकर तेजस्विन का पीछा नहीं कर रहा था। जब वो पहली बार वोल्केनिक क्रेटर पर आया था तब उसने यहाँ प्राइमोडियल स्पो को अपना इन्फॉर्मेंट या यूं कहें कि खबरी बनाकर छोड़ दिया था, इसलिए कि अगर यहाँ कुछ भी होता तो उसे सबसे पहले खबर मिलती। उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि तेजस्विन चोरी छिपे यहाँ आ गया था। आशु को शुरू से ही इस आदमी पर थोड़ा शक था, इसलिए उसने ट्रूथ लिसनर से ध्यान लगाकर सुना, जिसे उसे मोटा मोटी अंदाजा हो गया कि क्या चल रहा है। इसलिए उसने तेजस्विन को नीचे जाने से पहले ही रोक लिया। वो जानना चाहता था कि मैग्मा के नीचे आखिर है क्या मैंने तुम्हारी उस ब्रेकआउट क्रिएचर को ढूंढने में मदद नहीं की थी? हमारा कोऑपरेशन खत्म हो चुका है, तुम उसे मारने के बजाय मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तेजस्विन ने कहा, ऐसा मत कहो, तुमने मुझे इस्तेमाल किया ताकि ब्रेकआउट क्रिएचर और बाकी लोगों को दूर ले जाया जा सके। इसका मतलब है कि हम अब भी कोऑपरेशन में हैं, तो यहाँ मौजूद ट्रीजर में मेरा भी हिस्सा बनता है ना? आशु ने धीमे लहजे में कहा। तेजस्विन समझ गया कि अब आशु को टालना मुमकिन नहीं है। उसने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, तो ऐसे ही सही। नीचे जो भी आइटम होंगे हम बराबर बराबर बांटेंगे, लेकिन तुम्हें मेरे साथ नीचे आकर उन्हें ऊपर लाना होगा। ये कहते ही तेजस्विन मैग्मा में उतरने के लिए आगे बढ़ा। रुको, पहले मुझे बताओ कि नीचे है क्या? आशु नेचुरली तेजस्विन की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था और इसीलिए उसने अपना बैम्बू ब्लेड आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। अचानक तेजस्विन ने मुक्का मारा जो बैम्बू ब्लेड की म्यान पर लगा। इस झटके से ब्लेड एक तरफ झुक गया और तेजस्विन डायरेक्ट मैग्मा में कूद पड़ा। आशु ने नीचे मैग्मा की ओर देखा और फिएंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को बुलाकर तेजस्विन के पीछे भेजा, लेकिन खुद नीचे नहीं उतरा। जैसे ही फिएंड आर्मर टाइगर सोल जनरल मैग्मा में दाखिल हुआ, वो तुरंत ही एक्साइटेड हो उठा। उसके शरीर में मौजूद पर्पल फ्लेम्स इग्नाइट हो गई और वो मैग्मा के अंदर तेजी से दौड़ते हुए तेजस्विन का पीछा करने लगा। ये बंदा वाकई मुश्किल है, तेजस्विन ने थोड़े डिप्रेस्ड अंदाज में कहा, जब उसने देखा कि फिएंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को इस हाई टेम्परेचर मैग्मा से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसे बड़ी मुश्किल से एक ब्लैक आयरन गोल्ड थ्रेड टर्टल कवच ड्रॉप मिली थी, जिसकी मदद से वो मैग्मा लेयर में दाखिल हो पा रहा था, और यहाँ आशु का कोई रैंडम कंपेनियन बीस्ट भी वही काम आराम से कर रहा था। इस सोच ने तेजस्विन को थोड़ा नाखुश कर दिया। फिर भी तेजस्विन की मैग्मा के अंदर स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और फिएंड आर्मर टाइगर सोल जनरल फिलहाल उसे पकड़ने में नाकाम रहा। जितना गहरा वे मैग्मा में जाते गए, टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज होता गया। कुछ 100 मीटर और नीचे जाने के बाद बॉटम अचानक खाली हो गया। जब फिएंड आर्मर टाइगर सोल जनरल नीचे की तरफ लपका तो उसने पाया कि वो अभी भी मैग्मा में ही है। चारों तरफ मैग्मा था, लेकिन किसी इनविजिबल फोर्स ने आसपास के मैग्मा को रोक रखा था। बीच में उस खाली स्पेस में एक ब्लैक कोकून था जिस पर मैग्मा जैसे पैटर्न बने हुए थे।
फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल के जरिए मिलने वाले ख्यालों से आशु को वहां की पूरी सिचुएशन का पता चल गया और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। गार्जियन कोकून, यहाँ एक गार्जियन है, इसका मतलब वो ब्रेकआउट क्रिएचर असल में इस गार्जियन कोकून को प्रोटेक्ट कर रहा था। मैं सोच रहा था यहाँ कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन निकला तो गार्जियन। आशु को ये बेकार लगा। अब उसे अपनी लाइफ सोल को एडवांस करने के लिए गार्जियन की ज़रूरत नहीं थी, ना ही गार्जियन का ब्लड एसेंस चाहिए था। उसके लिए अब गार्जियन का ज़्यादा काम बस उन्हें मारने तक ही रह गया था। उधर तेजस्विन तेजी से गार्जियन कोकून की तरफ बढ़ा। लग रहा था वो यहाँ मौजूद गार्जियन से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने वाला है। आशु ने फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को वहीं रोक दिया और उसने तेजस्विन को कॉन्ट्रैक्ट करने से नहीं रोका। आखिर गार्जियन तो कभी ना कभी बाहर आना ही था। बिना कॉन्ट्रैक्ट के गार्जियन को मारना कॉन्ट्रैक्ट वाले गार्जियन जितना ही मुश्किल था, बल्कि कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट तय होने के बाद गार्जियन को मारना आसान भी हो सकता था। तेजस्विन पूरी रफ्तार से गार्जियन कोई ज़रूरत ही नहीं थी और उस पर अपना खून टपका दिया। जल्द ही ब्लैक रेड कलर का गार्जियन कोकून तेजस्विन का खून एब्जॉर्ब करने लगा। फिर कोकून पर स्कारलेट मैग्मा जैसी दरारें अपीयर होना शुरू हो गईं। जैसे जैसे ये दरारें फैलती गईं, उनमें से मैग्मा से फोम हुआ एक मॉन्स्टर बाहर निकल आया। मेरा नाम बालरोग है। आज से मैं तुम्हारे साथ मिलकर दुश्मनों से फाइट करूंगा और अपनी जान देकर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। इसी के साथ बालरोग के शरीर पर मौजूद मैग्मा छिटकता हुआ उछला जब उसने अपना एक बड़ा हाथ तेजस्विन के सिर पर रखा। अगले ही पल बालरोग का पूरा शरीर मैग्मा में ट्रांसफॉर्म हो गया और तेजस्विन की तरफ बहने लगा। लेयर के बाद लेयर उस मैग्मा ने तेजस्विन के शरीर को एनवेल्प कर लिया और जल्दी ही वो एक मैग्मा कवच में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसी के साथ तेजस्विन का शरीर टेरिफाइंग फायर एलिमेंटल पावर से भर गया। उधर आशु पहले ही फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को वापस टैटू फॉर्म में भेज चुका था और वोल्केनो से बाहर निकल चुका था। वोल्केनो से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद आशु ने सुना कि अंदर से एक खतरनाक रंबलिंग जैसी आवाज़ें आ रही हैं। अगले ही पल उसने देखा कि स्कारलेट फायर का एक पिलर काले धुएं के गुबार के साथ आसमान में उड़ गया। वोल्केनो इर्प्ट हो चुकी थी। वसीम और उसकी टीम जो ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट से फाइट कर रहे थे, उन्होंने भी वोल्केनो की तरफ ये हलचल देखी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हुआ और वोल्केनो अचानक क्यों इर्प्ट हो गई। तभी जब तेजस्विन बालरोग कवच पहनकर बाहर निकला, सबका दिल एक पल के लिए थम गया। लालच इंसानों की सबसे पुरानी फितरत है और जाहिर था कि तेजस्विन भी एक लालची शख्स था। बालरोग हासिल करने के बाद वो वोल्केनो के इर्प्ट होने का फ़ायदा उठाते हुए सीधे ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट की तरफ लपका। ये साफ जाहिर था कि वो उसे छीनने की कोशिश करने वाला था। व्हाइट क्रेन टीम के सभी मेंबर पूरी जी जान से ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट से फाइट कर रहे थे, इसलिए उनके पास तेजस्विन का मुकाबला करने की कैपेसिटी नहीं थी। तेजस्विन के शरीर से मैग्मा जैसी फ्लेम्स निकल रही थीं, जो सीधे ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट की तरफ बह चलीं। ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट स्पिरिट एनर्जी नेट में फंसा हुआ था। उसने टेलीपोर्ट करके इन खतरनाक फ्लेम्स से बचने की कोशिश की, लेकिन वो डोज करने में नाकाम रहा और उसका पूरा शरीर फ्लेम्स से घिर गया। यहाँ तक कि आहूजा परिवार के स्पिरिट टैलिस्मन्स और स्पिरिट एनर्जी नेट भी उन फ्लेम्स में बंद होकर राख बन गए। स्पिरिट एनर्जी नेट की रिस्ट्रिक्शंस खत्म होते ही ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट लगातार टेलीपोर्ट करने लगा। वो सीधे समुद्र में कूद पड़ा। दरअसल उसे उम्मीद थी कि सी वाटर उसके शरीर पर लगी आग बुझा देगा, लेकिन समुद्र में जाने के बाद भी उसके शरीर पर बंद होती हुई फ्लेम्स बुझी नहीं, बल्कि वो उसके शरीर को और भी तेज रफ्तार से जलाने लगीं। तेजस्विन पहले ही फायर ड्रैगन की तरह समुद्र में कूद चुका था, सीधे ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट का पीछा करते हुए। वसीम के चेहरे पर झुंझलाहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन फ़ायदा किसी और को मिल रहा था। ऊपर से व्हाइट क्रेन टीम भी वाटर बैटल्स में माहिर नहीं थी। तेजस्विन की अभी की ताकत देखकर उन्हें समझ आ गया था कि आज ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट को मारने का मौका शायद उनके हिस्से में नहीं आएगा। अग्रवाल परिवार और कुछ फ्रीलांस हंटर्स भी उनका पीछा करते हुए समुद्र में कूद पड़े, लेकिन वो जल्दी ही उनसे काफ़ी पीछे रह गए। पानी में उनकी स्पीड इतनी नहीं थी कि वे टेलीपोर्ट करते हुए ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट और तेजस्विन को पकड़ सकें। तेजस्विन भी एक अजीब आदमी था। साफ तौर पर वो फायर एलिमेंटल प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट का प्रैक्टिशनर था और फायर एलिमेंटल गार्जियन से कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुका था, लेकिन फिर भी वो पानी में गजब का था। ऊपर से बालरोग को पानी का कोई डर नहीं था। उसकी फ्लेम्स बिना किसी रुकावट के पानी में भी बंद होती रहती थीं। ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट लगातार टेलीपोर्ट कर रहा था। तेजस्विन से दूरी बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर बंद हो रही फ्लेम्स बुझ ही नहीं रही थीं। जैसे जैसे ये फ्लेम्स बंद हो रही थीं, ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट की वाइटलिटी वीक होती जा रही थी। अब वो ज़्यादा दूर टेलीपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था और आखिरकार तेजस्विन ने उसे पकड़ ही लिया। देखते ही देखते जब ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट पूरी तरह कोलैप्स होने की कगार पर था, तेजस्विन ने मैग्मा जैसा एक फायर ड्रैगन ब्लास्ट आउट किया, जिसने उसके पहले से जले कटे शरीर को एक झटके में पूरा निगल लिया।
कुछ ही पलों में उसका शरीर राख में बदल गया और वहीं जहां उसकी राख थी एक क्रिस्टल नजर आने लगा। प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल, तेजस्विन खुश होकर बोला और उसे उठाने ही वाला था। अचानक पानी के सरफेस पर एक परछाई पूरी रफ्तार से फिसलती हुई आई। उसका अंदाज किसी ड्रैगन या वम जैसा था और वो पानी में तेजस्विन से भी ज्यादा तेज थी। उसने लाइटनिंग की रफ्तार से आकर ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट का क्रिस्टल तेजस्विन से पहले ही उठा लिया। तेजस्विन एक पल को हैरान रह गया। गौर से देखने पर उसने पहचाना कि क्रिस्टल छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि आशु शाह था। तुमने तो कहा था कि तुम अंदरूनी इलाके से हो और स्विमिंग नहीं जानते, है ना? तेजस्विन का दिल कर रहा था कि वहीं आशु के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे। पानी में जिस प्रोफिशिएंसी के साथ आशु ने मूव किया वो तो उससे भी बढ़कर थी। सोचो जरा, शुरू में तैरना ना जानने का बहाना करने वाला क्या ही बेशर्म निकला। मैंने शुरू में सोचा था कि तैरना मुश्किल होगा, लेकिन पता चला कि उतना भी मुश्किल नहीं है। आशु ने अपने हाथ में पकड़े हुए क्रिस्टल से खेलते हुए कहा, हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक ये डायमेंशनल क्रिस्टल मेरा होना चाहिए, है ना? वो तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तेजस्विन ने कहा और अचानक हाथ बढ़ाया। खौफनाक फ्लेम्स एक ड्रैगन की दहाड़ में ट्रांसफॉर्म होकर आशु की तरफ बढ़ने लगीं। आशु ने तुरंत डोज किया और वो फ्लेम्स समुद्र के बॉटम पर जाकर लैंड हुईं, जिससे नीचे एक आग का समंदर फैल गया। मैंने तुम्हें जो सामान दिया वो मिल चुका है। हमारी पार्टनरशिप ओवर है, अब मैं उसे वापस छीनने जा रहा हूँ। इसमें कोई गलत बात तो नहीं? तेजस्विन ने नीचे फैल रही फायर को देखते हुए कहा। नो प्रॉब्लम। आशु ने सिर हिलाया और दोबारा फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को बुला लिया। फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल गहरे समुद्र में बंद हो रही फायर में खड़ा था, मानो नर्क से आया कोई नाइट हो। उसके कवच में मौजूद पर्पल फ्लेम्स भी बंद हो उठीं। दोनों के फायर एलिमेंटल होने पर बालरोग सुप्रीम है। अगर तुम सोचते हो कि एक फायर एलिमेंटल कंपेनियन बीस्ट से मुझे हरा दोगे तो ये तुम्हारी मासूमियत है, तेजस्विन ने कहा और उसके शरीर से निकलती हुई फ्लेम्स सीधे आशु की तरफ बढ़ गईं। फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। उसने तेजस्विन की रिलीज की हुई फ्लेम्स को डोज नहीं किया, बल्कि दहाड़ते मैग्मा और फ्लेम्स के बीच डायरेक्ट घुस गया। तेजस्विन को थोड़ी हैरानी हुई जब उसने देखा कि बालरोग की फ्लेम्स फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को जलाकर मार नहीं पाईं। उसके शरीर से एक और टेरिफाइंग फ्लेम इरप्ट हुई और मैग्मा के जैसा बालरोग का कवच गोल्डन हो गया। मैं तुम्हें ट्रू फायर की पावर दिखाता हूँ। तेजस्विन की आवाज़ के साथ ही बालरोग का शरीर एक सूरज में बदल गया। उसकी टेरिफाइंग फ्लेम्स ने पलक झपकते ही बड़ी तादाद में सी वाटर को भाप में बदल दिया। दूर दूर तक का समुद्री पानी भी गर्म होकर उबलने लगा। समुद्र के बॉटम की सैंड और स्टोन मैग्मा में बदल गए, जिससे समंदर का बॉटम मैग्मा जैसे नर्क में बदल गया। सूरज की तरह हीट एमिट कर रहा तेजस्विन फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को एक मुक्का मारते हुए उसे मेल्ट कर मॉल्टन आयरन जैसा बना देना चाहता था। मगर फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल ने दोनों हाथों से अपने स्पीयर के दोनों सिरे पकड़ लिए और तेजस्विन के मुक्के को ब्लॉक कर दिया। उसके मुक्के की खतरनाक हीट से वो स्पीयर रेयर हॉट आयरन या कहें कि एक रेयर स्पीयर के जैसा दिखने लगा। मेल्ट। तेजस्विन के शरीर का टेम्परेचर और भी इंक्रीज हो गया। उसका इरादा फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को डायरेक्टली मेल्ट कर देने का था। इतने खौफनाक हाई टेम्परेचर के अंडर में फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल का कवच बंद होकर रेड कलर का हो गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर अब भी पर्पल फ्लेम्स बंद हो रही थीं। तेजस्विन को शुरुआत में लगा था कि अगर वो थोड़ी और स्ट्रेंथ लगाए तो फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को मेल्ट हुए आयरन में बदल देगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। बालरोग के हाई टेम्परेचर ने फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को मेल्ट नहीं किया, बल्कि उसके अंदर मौजूद पर्पल फ्लेम्स और भी ताकतवर हो गईं। फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल ने दोनों हाथों से जोर लगाया और तेजस्विन को फोर्सफुली पीछे फेंक दिया। जमीन पर खड़ा वो खूंखार टाइगर दहाड़ा और आगे की तरफ छलांग लगा दी। उसका जलता हुआ स्पीयर पर्पल फ्लेम्स से घिरा हुआ था, जो तेजस्विन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ा। तेजस्विन हैरान रह गया। उसने बालरोग की तमाम स्किल्स और एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल का मुकाबला किया। बालरोग वाकई फेरोशियस था। उसकी फ्लेम्स मामूली फायर एलिमेंटल पावर से अलग थीं। उनमें एक तरह का स्पेशल बर्निंग इफेक्ट था और उसी वजह से जो भी चीज़ उसके कांटेक्ट में आती उसे लगातार बर्न करती रहती, जब तक कि उसे पूरी तरह जलाकर मौत के घाट ना उतार दें। बालरोग की फायर सिर्फ फ्लेम्स पर ही डिपेंडेंट नहीं थी। सबसे अहम था उसका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, यहाँ तक कि अगर कोई फ्लेम्स को टच किए बिना भी पास आता तो भी वो उस हाई टेम्परेचर से जख्मी हो सकता था। लेकिन ये सारी एबिलिटीज़ फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल के सामने बेकार साबित हो रही थीं। वजह थी उसकी टेम्पर्ड स्टील कोल्ड ड्रॉन स्किल। जितना ज़्यादा टेम्परेचर और जितनी ज़्यादा हीट, उतना ही ज़्यादा ये कंपेनियन बीस्ट स्ट्रॉन्ग होता जाता था। शुरुआत में तेजस्विन तब भी बालरोग की पावर का इस्तेमाल करके फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को सप्रेस कर पा रहा था, लेकिन उसे राख में बदलने की कोशिश करते करते आखिरकार वो खुद ही डिसएडवांटेज में पहुंच गया। ये कैसा बकवास कंपेनियन बीस्ट है?
तेजस्विन को पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी यकीन करना मुश्किल था। न सिर्फ बालरोग की पावर फीएंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को हर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उसका फायदा वही बीस्ट उठा रहा था। अब तो मानना ही पड़ा, फीएंड आर्मर टाइगर सोल जनरल हर पल और पावरफुल हो रहा था। तेजस्विन जान गया कि बालरोग को उसका असली नेमेसिस मिल चुका है और उसने पलटकर भागना शुरू कर दिया। अभी बाकी कुछ सोचने से पहले वो बस बचकर निकलना चाहता था। आशु भला उसे अपनी मर्जी करने देता, वो भी लगातार उसका पीछा करता रहा। जब तेजस्विन ने देखा कि पानी में वो आशु से नहीं बच सकता, तो वो किनारे की तरफ भागा। किनारे पर पहुंचते ही बालरोग कवच के पीछे एक रॉकेट प्रोपेलर जैसी सर्कुलर शेप का सुराख अपीयर हुआ। उसमें से डेमोनिक फ्लेम्स निकल पड़ी, जिसने तेजस्विन के शरीर को खतरनाक स्पीड से आगे की तरफ धकेल दिया। तेजस्विन पहाड़ी इलाके में घुस गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। जब उसे आशु नजर नहीं आया तो उसने राहत की सांस ली और जमीन पर लैंड हो गया। लेकिन जैसे ही वो माउंटेन टॉप पर लैंड हुआ, उसने सामने वाले माउंटेन पर आशु को देखा। वो एक ह्यूज पेंगोलिन जैसे कंपेनियन बीस्ट पर सवार था और सीधे उसकी तरफ देख रहा था। तेजस्विन हैरान रह गया। उसने तुरंत ही बालरोग की इजेक्शन फोर्स का इस्तेमाल करके फिर से आसमान में छलांग लगाई और दूसरी डायरेक्शन में भाग निकला। लेकिन चाहे तेजस्विन कितनी भी रफ्तार से दौड़ता, हर बार जब वो रुकता, उसे आशु करिश्मा को अपनी गोद में उठाए हुए और अपने कंपेनियन बीस्ट पर सवार पास में ही नजर आ जाता। कई लगातार कोशिशों के बाद बालरोग की स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो चुकी थी। तेजस्विन की हालत भी रोने जैसी हो गई थी। तुम चाहते क्या हो? फिर से जमीन पर लैंड होते ही और आशु को सामने देखकर तेजस्विन ने भागना छोड़ दिया और हाँफते हुए पूछा, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुमने अभी कहा था, आशु ने जवाब दिया। मैंने क्या कहा था? तेजस्विन ने हाँफते हुए पूछा। तुमने ही तो कहा था कि हमारी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है और तुम सामान वापस छीनना चाहते हो। तो बस मैं भी यही करना चाहता हूँ, आशु ने कहा। तुम ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट का एग ले गए, उसके डायमेंशनल क्रिस्टल्स ले गए, सब कुछ ले गए। अब और क्या चाहिए तुम्हें? तेजस्विन ने कहा। और जो गार्जियन तुम्हारे पास है, आशु ने शांत लहजे में कहा। तुम फायर एलिमेंटल प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करते। अगर मैं तुम्हें दे भी दूं तो तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। और वैसे भी मैं पहले ही उससे कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं, मैं चाहकर भी इसे तुम्हें नहीं दे सकता, तेजस्विन ने कहा। बात सिंपल है, बस उसे खत्म कर दो। आशु ने अपना बैम्बू ब्लेड कसकर पकड़ लिया। वो किसी भी पल अटैक करने को तैयार था। उसका ख्याल एकदम सिंपल था, दुनिया में जितने ज्यादा गार्जियन होंगे, उनके बीच की बैटल्स उतना ही ज्यादा पृथ्वी को डैमेज पहुंचाएंगी। इसलिए मौका मिले तो उनकी तादाद में कमी करना ही बेहतर है। तो क्यों ना तुम मेरी जान ही ले लो, मगर मैं तुम्हारे साथ आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये कहते ही तेजस्विन गुस्से में आसमान से नीचे की तरफ आया। उसके शरीर पर मौजूद बालरोग कवच से हैरान कर देने वाली डेमोनिक फ्लेम्स इर्प्ट हुईं, मानो जलते हुए हेवन की फायर पूरे आसमान को ढककर नीचे डिसेंड हो रही हो। तेजस्विन को फ्लेमिंग जायंट की तरह अपनी तरफ झपटता देख आशु के चेहरे के एक्सप्रेशंस जरा भी नहीं बदले, लेकिन उसका ऑरा अचानक बहुत ज्यादा खौफनाक हो गया। बैम्बू ब्लेड म्यान से बाहर आया और साथ ही इमोर्टल स्लेइंग की पावर रिलीज होने का खौफ पूरे माहौल में फैल गया। आसमान में फैली डेमोनिक फ्लेम्स अचानक बीच से दो हिस्सों में बंट गईं। उसी पल आशु का शरीर बालरोग के पीछे अपीयर हुआ, मानो वो टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच गया हो। तब तक बैम्बू ब्लेड दोबारा म्यान में लौट चुका था। जैसे ही ब्लेड पूरी तरह म्यान में अंदर गया, बालरोग बीच आसमान में दो टुकड़ों में बंट गया। उसका शरीर मैग्मा में बदलकर जमीन पर बिखर गया, जैसे मैग्मा का कोई माउंटेन बिखर गया हो। उसी वक्त तेजस्विन का असली शरीर आसमान में नजर आया, लेकिन इस बार उसके शरीर पर बालरोग कवच नहीं था। उसकी पीठ से काले कौवे जैसी विंग्स निकले हुए थे और चेहरे पर एक ब्लैक कलर का घोल जैसा मास्क लगा था। फिलहाल उसके पूरे शरीर से निकलने वाला ऑरा पहले के मुकाबले अजीब और अनजाना सा जायजा लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्विन का ऑरा बेहद अजीब हो गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने पहली बार किसी इंसान को गार्जियन को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते देखा था। तेजस्विन ने उस गार्जियन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। युगराल सही कहता है, तुम वाकई बहुत पावरफुल हो, तेजस्विन ने हवा में तैरते हुए आशु से कहा। युगराल का नाम सुनते ही आशु की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने तेजस्विन को घूरते हुए पूछा, तुम हो कौन? तेजस्विन, वो शख्स जो जल्द ही यक्ष किंग बनने वाला है। इस नाम को याद रखना। तेजस्विन के इन शब्दों के साथ उसकी पीठ पर मौजूद विंग्स की जोड़ी जोर से फड़फड़ाई और वॉइड में एक स्पेशल रिफ्ट ओपन हो गई। उसने विंग फड़फड़ाए और उस स्पेशल रिफ्ट में पीछे की तरफ हटते हुए दाखिल हो गया। आशु ने उस स्पेशल रिफ्ट को गायब होते हुए देखा, मगर अब उसका पीछा करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो शख्स बिल्कुल टीचर जैसा है, लेकिन उसमें कुछ अलग भी है। अनगिनत ख्याल आशु के जहन में तेजी से फ्लैश हुए। हालांकि तेजस्विन ने अपनी असली स्ट्रेंथ को बस एक पल के लिए डिस्प्ले किया था, लेकिन आशु साफ साफ सेंस कर सकता था कि उसके अंदर ह्यूमन और एक डायमेंशनल क्रिएचर दोनों का डुअल ऑरा मौजूद था।
वो युगराल और यिन टैलिस्मैन किंग दोनों से बहुत मिलता जुलता था। आशु को ये भी पता था कि युगराल की तरह ही कुछ इंसान अलग अलग डायमेंशंस में दाखिल हो चुके हैं। उसे गहरा शक था कि तेजस्विन भी उन्हीं इंसानों में से एक है जो किसी अलग डायमेंशन में घुस गया था। आशु तेजस्विन से पूछना चाहता था कि युगराल के साथ आखिर क्या हुआ, लेकिन अफसोस की बात है कि तेजस्विन तो पहले ही स्पेशल रिफ्ट के जरिए भाग चुका था। अब उसका पीछे जाना मुमकिन नहीं था। वो ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट का क्रिस्टल लेकर यामेर परिवार के रेजिडेंस लौटा और उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर यामेर परिवार से उनके वादे के मुताबिक रिवॉर्ड्स ले लिए। इसके बाद आशु ने बुजुर्ग मास्टर यामेर से तेजस्विन के बारे में पूछा, मगर बुजुर्ग मास्टर यामेर ने उसे बताया कि सी गेजिंग सिटी में तेजस्विन नाम का कोई भी फ्रीलांस हंटर नहीं है, और ना ही उसने जिन लोगों को बुलाया उनमें से किसी का नाम तेजस्विन था। लेकिन मैंने सच में उसे देखा है। आशु ने तेजस्विन का चेहरा कागज पर बनाया ताकि बुजुर्ग मास्टर यामेर देख सकें। बुजुर्ग मास्टर यामेर ने स्केच को कुछ देर गौर से देखा, फिर बोले, ये एक फ्रीलांस हंटर है जो किसी दूसरी सिटी से आया था। मैंने देखा कि उसे उस ब्रेकआउट क्रिएचर की हैबिट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो मैंने उसे यहाँ रुकने के लिए बुलाया था। लेकिन उसका नाम तेजस्विन नहीं है। उसने कहा था कि उसका नाम कारोल है। आशु को अब कुछ और पता चलने की उम्मीद नहीं रही। यहाँ का मामला निपटाकर वो सी गेजिंग सिटी से निकल गया। इस हंटिंग ऑपरेशन में इस बार योशिदा आमी ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी पहले ही एक्सपोज हो चुकी थी। ओवरसीज फेडरेशन ने इस प्लान को छोड़ दिया और उसे आराध्या के रूप में कहीं और भेज दी ताकि शेरगिल परिवार को आराध्या और योशिदा आमी के बीच के रिलेशन पर शक ना हो। आशु शुरुआत में तो महिम सिटी लौटने का सोच रहा था, लेकिन सी गेजिंग सिटी से निकलने से पहले ही गार्जियन रैंकिंग में एक और नाम अपीयर हुआ। स्टारी नाइट नाम का वो गार्जियन दूसरे प्लेस पर मौजूद कंपेनियन बीस्ट को चैलेंज दे रहा था। आशु ने बैटल को गौर से देखा। स्टारी नाइट वॉइड में खड़ा था और आसमान से स्टॉर्स ऐसे बरस रहे थे जैसे कोई मीटियोर की बारिश हो रही हो। लगातार 10 मिनट से भी ज्यादा चली इस बमबारी ने लगभग उस कंपेनियन बीस्ट की जान ले ली थी। आखिरकार उस बीस्ट के पास हार मानने और मुकाबला छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। ज्यादा से ज्यादा गार्जियन सामने आ रहे हैं, पता नहीं ये कितने होंगे। आशु ने मन ही मन सोचा। सेकंड प्लेस हासिल करने के बाद स्टारी नाइट ने चैलेंज कंटिन्यू नहीं रखा। लग रहा था कि उसका फर्स्ट प्लेस वाले ग्रेट स्काईफियन से मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं था। सी गेजिंग सिटी से निकलते हुए आशु रास्ते में ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट के प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल से खेल रहा था, और तभी उसने उसे रहस्यमयी फोन से स्कैन किया। ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट, मिथिकल क्लास, रिक्वायरमेंट 41, कॉन्स्टिट्यूशन 21, स्पेशल एट्रीब्यूट, स्पेशल प्राइमोडियल एनर्जी 8। आशु ने मन ही मन सोचा, फिर से वही 41 कॉन्स्टिट्यूशन। लगता है मुझे जल्द से जल्द मेरा आइस को परफेक्ट बॉडी पर एडवांस करने का तरीका ढूंढना ही होगा ताकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन 41 पर ब्रेक थ्रू कर सके। इससे मैं कई मिथिकल टेक्निक्स को एब्जॉर्ब कर सकूंगा। आशु इस बात को लेकर थोड़ा लाचार था कि वो अब तक मेरा आइस को एडवांस करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाया था। हालांकि सी गेजिंग सिटी के इस सफ़र में उसे ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट कंपेनियन एग नहीं मिला, लेकिन उसके पास एक एग जरूर आ गया था। अगर वो बेबी ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट को इंक्यूबेट कर सका तो शायद उसे एक कंपेनियन बीस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकेगा। अब उसकी मुश्किल ये थी कि भले ही बेबी ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट पैदा हो भी जाए तो भी वो उसे वश में कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास उसे अपना ओबीडिएंट बनाने का कोई तरीका नहीं था। क्या मैं इसे किसी अल्फा की तरह रेस कर सकता हूँ? आशु ने सोचा। माइटी वज्रबुल पर सवार होकर आशु अपने फ़ोन में गेम डंजन्स को क्लियर करता रहा। इस बार आशु ने डियर टेरेस पवेलियन चूज किया। अंदर मौजूद 9 टैल्ड फोक्स को मार पाना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन बाकी मिथिकल क्रिएचर्स के लिए हालात अलग थे। शायद उसे यहाँ से कुछ अच्छा फ़ायदा हो सके। सभी डायमेंशनल क्रिएचर्स को फार्म करने के बाद जब और कुछ बचा नहीं था तो आशु ने 9 टैल्ड फोक्स को चैलेंज देने का मन बनाया। वैसे भी उसे डंजन को रिफ्रेश करना था, तो उसने मौका उठाकर 9 टैल्ड फोक्स की स्ट्रेंथ टेस्ट करने की सोची। पिछली बार की तरह फोक्स का शरीर मारने के बाद भी 9 टैल्ड डीमन फोक्स मरी नहीं थी। इसके बजाय वो अपनी टेरर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में चली गई और एक खूबसूरत डीमन कॉन्सॉर्ट बन गई। डीमन कॉन्सॉर्ट के अटैक को देखते हुए आशु के मन में एक आइडिया ने दस्तक दी और उसने मिरर आइज का इस्तेमाल करके उसे देखने की कोशिश की। उसके लिए हैरानी की बात हुई कि उसकी नज़र ने डीमन कॉन्सॉर्ट के चेहरे को फोक्स के चेहरे में बदल दिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मिरर आइज अभी भी बहुत कमज़ोर थी, इसलिए केवल उसका चेहरा ही फोक्स का बन गया था, जबकि बाकी शरीर ह्यूमन फॉर्म में ही रहा। इसके अलावा जो चेहरा फोक्स का बना था वो जल्दी ही अपने विनाशकारी खूबसूरत ह्यूमन फेसियल फीचर्स वापस पाने में कामयाब हो गया। आशु को यकीन नहीं हो रहा था कि मिरर आइज ग्रो हुई है। उसकी खुशी पूरी तरह जाहिर भी नहीं हो पाई थी कि उसने देखा स्क्रीन ब्लैंक हो गई, गेम ओवर हो चुका था। वो इतना खुश और हैरान था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि डीमन कॉन्सॉर्ट ने ब्लड के रंग के अवतार को कैसे मार दिया।
मिरर आइज में चीज़ों और चेहरों की असलियत देखने की काबिलियत है। ऐसा लगता है कि मुझे मिरर आइज का यूज़ उन डायमेंशनल क्रिएचर्स की असली पहचान जानने के लिए करना होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खुद को छुपाते हैं। आशु सोच रहा था कि क्या किसी इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने से मिरर आइज का इवोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल आशु ये जानकर थोड़े जोश में था कि मिरर आइज को इवोल्व करने का तरीका मिल गया है। और जोश में होता भी क्यों ना, क्योंकि एज लॉन्ग एज उसका कॉन्स्टिट्यूशन 41 पॉइंट्स पर ब्रेक थ्रू कर ले तो वो कई मिथिकल स्किल क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब कर सकता है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि वो ब्लू स्काई क्रिस्टल बीस्ट का स्किल क्रिस्टल भी एब्जॉर्ब कर पाएगा। शायद उसमें कोई ऐसी स्किल हो जिससे वो बार बार बिना लिमिट के टेलीपोर्ट कर सके। कहाँ मिलेंगे ऐसे डायमेंशनल क्रिएचर्स जो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? हर बार डीमन कॉन्सॉर्ट को विजिट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हर बार जैसे ही उसे देखता हूँ मेरी मौत ही हो जाती है। ऐसे में एडवांसमेंट बहुत स्लो रहेगा। आशु को कोई ऐसा डायमेंशनल क्रिएचर याद ही नहीं आ रहा था जो ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपर्ट हो, इसलिए उसने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्च करने का फैसला किया। उसने एक्चुअली सोचा नहीं था कि ट्रांसफॉर्मेशन में माहिर डायमेंशनल क्रिएचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी होगी। उनमें सबसे कॉमन फोक्स इमोर्टल है जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं और उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन स्किल भी है। मैं उनके बारे में कैसे भूल गया। डियर टेरेस पवेलियन पर कितने सारे छोटे छोटे डीमन इमॉर्टल्स होने का दिखावा करते हैं। आशु ने अपना सिर पकड़ लिया और खुद को बेवकूफ़ कहते हुए कोसा। इसमें पूरी तरह से आशु की गलती भी नहीं थी, क्योंकि वे फोक्स डीमन या कहें कि नकली इमॉर्टल्स हमेशा से ही असली इमॉर्टल्स की फॉर्म में नजर आए थे, इसलिए वो एक पल के लिए उनके बारे में भूल गया था। वो बेसब्री से डियर टेरेस पवेलियन में दाखिल हुआ और मिरर आइज का इस्तेमाल करके नकली फेरी और इमॉर्टल्स को देखने लगा। जब उसने एक एपिक नकली फेरी को देखा तो वो अपनी असली अपीयरेंस में आ गई और एक फोक्स में बदल गई। आशु को तुरंत फील हुआ कि मिरर आइज ग्रो हुई है। जैसे ही उसने देखा कि ये तरीका सच में कारगर है तो उसने तुरंत चारों तरफ नज़र घुमाई। इसके बाद कोई भी छोटा डीमन जो मिरर आइज से देखा गया वो तुरंत अपनी असली अपीयरेंस में आ गया। हालांकि इससे बड़े अमाउंट में प्राइमोडियल एनर्जी खर्च होती थी, लेकिन आशु कभी भी स्लॉटर लाइफ सोल पर स्विच कर सकता था, जिसकी वजह से उसे हमेशा अनलिमिटेड प्राइमोडियल एनर्जी मिलती थी। फिर वो वापस मिरर आइज पर स्विच कर लेता। आशु की नज़र जहाँ जहाँ गई वहीं वहीं उसने रास्ते में बहरूपियों का सफाया किया, जिस वजह से मिरर आइज थोड़ी स्पीड से ग्रो होने लगी। अब बस वक्त की बात थी कि वो इवोल्व बॉडी या यहाँ तक कि परफेक्ट बॉडी पर पहुँच जाएगी। आशु ने हाल ही में कई प्राइमोडियल एनर्जी क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब किए थे। मिथिकल क्रिस्टल्स की भी कोई कमी नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसकी प्राइमोडियल एनर्जी पिल अब बिल्कुल अपनी लिमिट पर है और बस ब्रेकथ्रू के कगार पर पहुँच गई है। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी वो असली टर्निंग पॉइंट पर आता वो आखिरी कदम नहीं उठा पाता। ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ गायब है। आखिर क्या मिसिंग है? आशु अपने सामने मौजूद डायमंड जैसी प्राइमोडियल एनर्जी पिल को देखते हुए सोच में पड़ गया। एनर्जी की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि प्राइमोडियल एनर्जी पिल की प्राइमोडियल बॉडी ने पहले ही काफ़ी मिथिकल प्राइमोडियल एनर्जी क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब कर लिए थे। चाहे क्वालिटी हो या क्वांटिटी, दोनों ही उस लेवल से कहीं ज़्यादा थे जितने की प्राइमोडियल लाइफ सोल के एवोल्यूशन के लिए ज़रूरत थी। अगर एनर्जी की कमी नहीं है तो प्राइमोडियल एनर्जी पिल एडवांस क्यों नहीं हो रही? आशु बार बार दिमाग पर जोर डालता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही आशु सोच ही रहा था, अचानक उसका फ़ोन बज उठा। उसने जेब से फ़ोन निकाला तो देखा कैफ का मैसेज था। कैफ वैसे तो कम ही बोलता था और जब भी बोलता था तो ज़्यादातर लोगों को उसका मतलब समझ नहीं आता। कोच, आपकी गाइडेंस के लिए शुक्रिया। मैंने अपनी कमज़ोरी पर काबू पा लिया है और अपनी सेबर आर्ट में भी कुछ अचीवमेंट्स हासिल की हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो क्या आप मेरी सेबर आर्ट एक बार देख सकते हैं? कैफ के मैसेज हमेशा की तरह आशु को थोड़ा कंफ्यूज करने वाले लगे, मगर अब वो इसकी आदत डाल चुका था। उसने सिंपल सा जवाब भेजा, मैं परसों से पहले स्कूल नहीं लौट पाऊंगा। जब भी आऊँगा तो तुम्हें बुला लूँगा। कैफ ने तुरंत रिप्लाई किया, मुझसे रहा नहीं जा रहा। कोच, आप किस रास्ते से आ रहे हैं? मैं खुद आपको ढूंढ लूँगा। आशु ने अपना रूट कैफ को सेंड कर दिया। क्योंकि रास्ते में उसका कोई खास काम नहीं था, इसीलिए किसी के वेलकम के लिए आने का आइडिया बुरा नहीं था। प्राइमोडियल एनर्जी पिल को वापस रखने के बाद आशु ने फिर से डियर टेरेस पवेलियन में शिकार शुरू कर दिया। मिरर आइज का एडवांसमेंट बहुत ही अच्छे से हो रहा था। इस रफ्तार से शायद कुछ ही दिनों में वो इवोल्व बॉडी पर पहुंच जाए। आशु गेमिंग में मस्त था कि अचानक उसने अपने शरीर पर बने टैटू में होती हुई वाइब्रेशन को महसूस किया। उससे पहले कि वो उस टैटू वाले कंपेनियन बीस्ट को बुलाता, वो अपने आप उसके शरीर से बाहर निकल गया। नियो, क्या हुआ? आशु ने हैरान होकर पूछा जब उसने देखा कि डेमोनिक नियोनेट बाहर आकर सड़क के किनारे मौजूद एक लेक की तरफ घूर रही थी। खाना, डेमोनिक नियोनेट ने कहा और लेक की ओर देखते हुए अपनी पलकें भी नहीं झपकाईं।
आशु सच में नहीं जानता था कि डेमोनिक नियोनेट जिस खाने की बात कर रही है वो आखिर है क्या, क्योंकि उसकी डाइट तो वैसे भी बहुत अजीब थी। यहाँ तक कि गार्जियन जैसी ताकतवर हस्तियां भी उसके लिए फूड बनकर रह जाती थी। शायद ऐसा करने वाली बस वही इकलौती थी। सड़क के किनारे जो लेक थी वो बहुत बड़ी नहीं थी। ट्रूथ लिसनर की रेंज तो उसे पूरी तरह कवर कर सकती थी, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। लेक में सिर्फ ऑर्डिनरी टाइप के क्रिएचर ही थे। वहाँ काफ़ी तादाद में मछलियाँ और झींगे थे, लेकिन कोई डायमेंशनल क्रिएचर नहीं था। आसपास कोई डायमेंशनल जोन भी मौजूद नहीं था। आशु ने अपने फ़ोन में मैप देखा तो हैरान रह गया। उस जगह की लोकेशन पर किसी लेक का नामो निशान नहीं था। खाना कहाँ है? आशु को आखिर में डेमोनिक नियोनेट से पूछना ही पड़ा। डेमोनिक नियोनेट ने अपनी उंगली बढ़ाई और लेक के मिडल की ओर इशारा किया। आशु ने देखा कि उसका मतलब लेक के अंदर नहीं बल्कि सरफेस पर था। इसलिए उसने अपनी आंखें नैरो की और लेक के सरफेस की तरफ देखा। लेक के बीच में एक बैम्बू पोल खड़ा था जिस पर एक पुतला टंगा हुआ था। तुम जिस खाने की बात कर रही हो वो ये पुतला है? आशु ने पुतले की तरफ इशारा करते हुए पूछा।